Dear students, Assalamu alaikum. Today is 9th May 2020, Saturday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for reading translation, glossary and MCQs of unit number 6, as well as we will do comprehension number 14 from grammar and composition. My lecture is for 9th P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem in queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook and completed the unit number 5, daffodils. Today we will do unit number 6, the kites, VN and Pakistan. कायद-ए-आज़म का नज़रिया और पाकिस्तान. The lesson is about the struggle of our great leader, कायद-ए-आज़म Muhammad Ali Jinnah, who is our national hero and achieved Pakistan for us. For the accomplishment of this mission, he undertook countrywide tours at the cost of his health. He strived for the unity of the masses and the welfare of Pakistan and its people. So let's move to the paragraph number 3 at page 63. रीडिंग ट्रांसलेशन करते हुए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आप जो है वो सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन के साथ साथ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी करते हैं. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का मकसद ये है कि आप हर लफ्ज़ का मतलब अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए. इसके साथ साथ आप इसको अंडरलाइन करें और जब MCQs की आप तैयारी करें तो आप उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग्स और उनके जो इंग्लिश मीनिंग यानी सिनोनिम्स हैं वो भी अच्छी तरह से तैयार कर लें. ठीक है. एनुअल पेपर में या टर्म टेस्ट में आपने चूँकि सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन करनी होती है, इसलिए मेनली आपका फोकस जो है वो सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन ही होनी चाहिए. पैराग्राफ 3 जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये भी पेपर में जो है वो अक्सर आ जाया करता है. इसके साथ फोर्थ जो पैराग्राफ है उसकी कुछ लाइंस ऐड होती हैं. पैराग्राफ 3 देखें. द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन. द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नज़रिया, वाज बेस्ड की बुनियाद थी या मुबनी था ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल, इस बुनियादी, फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी, प्रिंसिपल असूल, दैट द मुस्लिम्स के मुसलमान आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, मुसलमान एक खुद मुख्तार या आज़ाद कौम है. द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन. नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस बुनियादी असूल पर थी कि मुसलमान एक खुद मुख्तार कौम है. Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. Any attempt, किसी भी किस्म की कोशिश, to merge का मतलब होता है जम करना. जम यानी कि हम कह सकते हैं कि मिक्स करना दो चीज़ों को इस तरह से कि दोनों चीज़ें जो है वो अपनी अपनी जो एक्चुअल शनाख्त है उसको खो दें और एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं. ठीक है, ये मुराद है. देयर नेशनल कौमी पॉलिटिकल सियासी आइडेंटिटी शनाख्त विल बी स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेड. स्ट्रॉन्गली की पुरजोर, रेजिस्टेड मुज़ाहमत की जाएगी. ठीक है, यानी कि इस बात से मुराद ये है कि अगर मुसलमान और हिंदू जो मेन और बड़ी दो कौमें थीं बर सगीर में, अगर इन दोनों की सियासी और जो कौमी शनाख्त थी इसको मिक्स करने की आपस में कोशिश की गई, जैसा कि बरतानिया जो बरतानवी राज था, बरतानिया का ये ख्याल था कि ये दोनों कौमें जो हैं वो बर सगीर की फॉर्म में ही एक साथ अब रहें और हम जो है वो इन पे हुकूमत करना छोड़ देते हैं, तो ये अपना जो सिस्टम है इसी तरह से आगे चलाते रहें. ठीक है, तो ये इस वजह से उसी वक्त जो तहरीक जो है वो सामने आई कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो दो अलग-अलग कौमें हैं और ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते. इस हवाले से बात की जा रही है इस सेंटेंस में कि इनकी कौमी और सियासी शनाख्त को जम करने की किसी भी किस्म की कोशिश के ख़िलाफ़ पुरजोर मज़ाहमत की जाएगी. ठीक हो गया. दोबारा से देख लें इसकी सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन पैराग्राफ की. द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन. नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद इस बुनियादी असूल पर थी कि मुसलमान एक खुद मुख्तार कौम है. Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. इनकी कौमी और सियासी शनाख्त को जम करने की किसी भी किस्म की कोशिश की पुरजोर मज़ाहमत की जाएगी.
पैराग्राफ नंबर 4 देखें, कायद आज़म वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 4th पैराग्राफ से कुछ लाइंस जो हैं वो आपके पेपर में 3rd पैराग्राफ के साथ शामिल करके इम्पॉर्टेंट पैसेजेस में इनको कंसीडर किया जाता है जो कि पेपर में आते हैं। मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ, पुख्ता अकीदे और ईमान वाले शख्स थे। ही फर्मली बिलीव्ड, उनका पुख्तगी से यकीन था दैट द न्यू इमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की नई उभरती हुई रियासत, इमर्जिंग स्टेट उभरती हुई या सामने आती हुई रियासत, बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स, जो कि इस्लामी असूलों पर मुबनी है, वुड रिफॉर्म, इस्लाह लाएगी, बेहतरी लाएगी, द सोसाइटी, माशरे में, एज अ होल, मुकम्मल तौर पर। Qaid Azam was a man of strong faith and belief. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan, based on Islamic principles, would reform the society as a whole. कायद आज़म पुख्ता अकीदे और ईमान रखने वाले शख्स थे या इंसान थे। उनका पुख्तगी से यकीन था कि इस्लामी असूलों पर मुबनी नई उभरती हुई रियासत मजमूई तौर पर माशरे में इस्लाह लाएगी। इन हिज ईद मैसेज, अपने ईद के पैगाम में, सितंबर 1945, सितंबर 1945, कायद आज़म सेड, कायद आज़म ने कहा, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली। कलेक्टिवली का मतलब है मजमूई तौर पर, इंडिविजुअली का मतलब है इनफरादी तौर पर, एवरी डिपार्टमेंट हर शोबा, मुस्लिम सोसाइटी मुस्लिम माशरा, कंप्लीट कोड का मतलब है ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यानी कि इस्लाम में अगर हम देखें तो हर हवाले से हमें गाइडलाइन जो है वो मिलती है, चाहे हम एज अ स्टूडेंट हैं, हम जो है वो तालिब इल्म हैं, हम टीचर हैं, हम जो है वो ताजर हैं, हम जो है वो एज अ पेरेंट्स अगर देखें, हम जो है वो औलाद के तौर पे अगर देखें, या माशरे में एक अच्छा शहरी होने की हैसियत से देखें, किसी भी हवाले से हम देखें तो हमें इस्लाम में जो है वो कंप्लीट गाइडलाइन मिलती है। इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली। सितंबर 1945 में अपने ईद के पैगाम में कायद आज़म ने फरमाया, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो पूरे इस्लामी माशरे और ज़िंदगी के हर शोबे को इज्तमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर मुनज़्ज़िम करता है या चलाता है। पैराग्राफ 4 की जो है वो ट्रांसलेशन सेंटेंस वाइज दोबारा से देख लें। कायद आज़म वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पुख्ता अकीदे और ईमान रखने वाले शख्स थे। He firmly believed that the new emerging state of Pakistan, based on Islamic principles, would reform the society as a whole. उनका पुख्तगी से यकीन था कि इस्लामी असूलों पर मुबनी नई उभरती हुई रियासत मजमूई तौर पर माशरे में इस्लाह लाएगी। In his Eid message, September 1945, Qaid Azam said, Islam is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life collectively and individually. सितंबर 1945 में अपने ईद के पैगाम में कायद आज़म ने फरमाया, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो पूरे इस्लामी माशरे और ज़िंदगी के हर शोबे को इज्तमाई और इनफरादी तौर पर मुनज़्ज़िम करता है या चलाता है। ठीक है, पैराग्राफ नंबर जो है वो 5 देखें नेक्स्ट। टुडे द काइड्स पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस। We have forgotten how much struggle Muslims had made under the dynamic leadership of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. Today, आज the Qaids Pakistan, कायद का पाकिस्तान, is facing, सामना कर रहा है, numerous challenges, बेतहाशा मुश्किलात का। We have forgotten, हम भूल चुके हैं, how much struggle, किस कदर जद्दोजहद Muslims had made, मुसलमानों ने की थी, under the dynamic leadership, मुतहर्रिक क़यादत के तले ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। टुडे द काइड्स पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस। आज कायद का पाकिस्तान बेशुमार या बेतहाशा मुश्किलात का सामना कर रहा है। वी हैव फॉरगॉटन हाउ मच स्ट्रगल मुस्लिम्स हैड मेड अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ कायद आज़म। हम भूल चुके हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुतहर्रिक या भरपूर क़यादत में मुसलमानों ने किस कदर जद्दोजहद की। We can overcome our present difficulties by following the Qaid's golden motto. We can overcome, हम काबू पा सकते हैं आप प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़ अपनी मौजूदा मुश्किलात पर, by following पैरवी करते हुए द Qaid's golden motto, कायद आज़म के इस सुनहरी जो है वो कॉल पर। कौन से?
फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। आपको पता है ये कितना जो है वो फेमस मोटो है कायद का, जिस पे किसी भी नेशन की जो सक्सेस है वो बेस्ड है। वी कैन मेक आर नेशन स्ट्रॉन्ग, हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं बाय रिमेंबरिंग, ये याद रखते हुए, हिज एडवाइस, उनकी नसीहत, टू द यूथ, नौजवानों को। इट इज़ नाउ अप टू यू, अब ये आप पर मुनहसिर है, टू वर्क वर्क एंड वर्क, काम काम और काम, एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, और हम कामयाबी से जुड़े हुए हैं या कामयाबी से बंधे हुए हैं। ठीक है, दोबारा से इस पैराग्राफ की सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन देख लें। टुडे द कायद्स पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस, आज कायद का पाकिस्तान बेशुमार मुश्किलात का सामना कर रहा है। वी हैव फॉरगॉटन हाउ मच स्ट्रगल मुस्लिम्स हैड मेड अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हम भूल चुके हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुतहर्रिक क़यादत में मुसलमानों ने किस कदर जद्दोजहद की। वी कैन ओवरकम आर प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़ बाय फॉलोइंग द कायद्स गोल्डन मोटो, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। कायद के सुनहरी असूल, यकीन, इत्तेहाद और तंजीम पर अमल करके हम अपनी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वी कैन मेक आर नेशन स्ट्रॉन्ग बाय रिमेंबरिंग हिज एडवाइस टू द यूथ, इट इज़ नाउ अप टू यू टू वर्क वर्क एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड। ये अब आप पर मुनहसिर है कि काम काम और हम कामयाबी से बंधे हैं। हम नौजवानों को कायद की ये नसीहत याद दिलाकर अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसकी हमने रीडिंग ट्रांसलेशन आज कंप्लीट की है। इसमें मैंने आपको बताया था कि पूरे का पूरा जो चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के हवाले से। इसमें कोई जो है ये बात नहीं कही जा सकती कि दिस पैराग्राफ इज़ इम्पॉर्टेंट और दैट पैराग्राफ इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये सारे का सारा ही चैप्टर जो है वो आ जाया करता है, इसमें कोई सा भी पैराग्राफ आ जाता है आपके पेपर में ट्रांसलेशन के हवाले से। चूँकि ये जो कायद है और उनकी स्ट्रगल के बारे में ये पैराग्राफ है, थीम अगर इसका हम चैप्टर का देखें तो द थीम ऑफ द लेसन इज़ द नेशनल प्राइड एंड द रोल ऑफ द हीरो इन द आर्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। Our great leader Quaid-e-Azam was profoundly concerned for his nation as well as for Pakistan. His goal was not only the achievement of Pakistan but also to stabilize the nation and the state simultaneously. ठीक है, इस लेसन में जैसे कि हमने देखा कि किसी भी कायद का जो किरदार है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कौम की तामीर में, और हमारे जो अजीम रहनुमा हैं वो अपनी कौम और पाकिस्तान के लिए बहुत फ़िक्रमंद थे। उनका जो मकसद था, नस्बुलैन था, वो ना सिर्फ पाकिस्तान का हसूल था बल्कि कौम और रियासत को मुस्तहकम भी करना था। ठीक है, इसके साथ साथ चैप्टर के साथ रीडिंग ट्रांसलेशन के हमने जो है वो ग्लॉसरी आज करनी है। ग्लॉसरी आपको पता है किसी भी चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑब्जेक्टिव के हवाले से, ऑब्जेक्टिव में आपने ग्लॉसरी को तैयार करते हुए इसके स्पेलिंग्स जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसके साथ साथ जो उनके सामने इंग्लिश मीनिंग दिए हुए हैं उसके सिनोनिम्स उन दोनों को तैयार करना होता है। जो आपके 9 मार्क्स के MCQs हैं वो ग्लॉसरी से रिलेटेड हैं और रीडिंग ट्रांसलेशन के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड हैं। ठीक हो गया, तो ग्लॉसरी जो है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास यहाँ पे एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है रुझान। ठीक है, इंग्लिश में नेचुरल एबिलिटी से बोलेंगे, कुदरती जो सलाहियत है अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई। फिर है हमारा नेक्स्ट वर्ड फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी, बेसिक और प्राइमरी प्रिंसिपल, बुनियादी या इब्तदाई असूल। फिर है नेक्स्ट वर्ड हमारा एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शिद्दत या बहुत ज़्यादा होना। एनॉर्मसनेस का मतलब भी बड़ी जिसामत होता है। फिर है अगला वर्ड हमारे पास ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है मगलूब हो जाना, तसल्लुत में आ जाना, किसी भी चीज़ के प्रेशर में आ जाना। अफेक्टेड डीपली, किसी भी चीज़ का बहुत गहराई से असर होना। देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ पिवट। पिवट का मतलब होता है मरकज़, सेंट्रल पॉइंट। फिर है न्यूमरस। न्यूमरस बेतहाशा, बहुत ज़्यादा, लातदाद, मैनी। स्टर्लिंग। स्टर्लिंग का मतलब होता है खालस, ठीक है, ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, आला तरीन मयार का। ठीक है, ग्लॉसरी है ये हमारी, जिसके वर्ड्स जो गिवन हैं वो आपने अच्छी तरह याद करने हैं। इसके साथ साथ
जो इसके गिवन सिनोनिम्स हैं उनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ऑब्जेक्टिव के हवाले से ग्लॉसी से रिलेटेड जो MCQs हैं आपके प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स के, उनको उनके इमेजेस जो है वो मैं आपके साथ कल इंशाल्लाह शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। पेज नंबर 65 पे थी बेटा, जहाँ पे आपकी रीडिंग ट्रांसलेशन एंड होती है। 64 पेज पे, उससे अगले पेज पे थी ये ग्लॉसरी जो अभी हमने की है। फिर इसी पेज पे जो है वो क्वेश्चन आंसर हैं, इसको भी आप टिक कर लें, ठीक है। ये आंसर क्वेश्चन भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो करेंगे। पेज नंबर 66 पे आप अगर आ जाएं तो पेज नंबर 66 पे आपको जो है वो MCQs नज़र आ रहे हैं जो कि हम करने जा रहे हैं। पेज नंबर 66 पे वोकैबुलरी से रिलेटेड MCQs हैं। आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको सामने रखें और लेड पेंसिल या पेन के साथ जो है वो MCQs को मार्क कर लें। फर्स्ट आपका MCQ है, वी आर अ नेशन ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। हम एक कौम है, पाकिस्तान बनने से 3 साल कबल उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा। अफर्म्ड का मतलब होता है पुरजोर अंदाज या ज़ोर देकर। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है टोल्ड, सेड एम्फेटिकली, ब्रोक इन। तो ऑप्शन हमारे पास ठीक है बी, सेड एम्फेटिकली, ठीक है, ज़ोर देकर कोई बात कहना। ये आपके MCQs सिनोनिम वाले पोर्शन से रिलेटेड हैं, ठीक है। वी हैव आवर ऑन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है नुमायाँ, मखसूस, हमारा ज़िंदगी के बारे में या हम ज़िंदगी के लिए मखसूस नुक्ता नज़र रखते हैं। डिस्टिंग्विश है पहला ऑप्शन हमारे पास। फिर है पावरफुल और वेवरिंग, ऑप्शन ए है डिस्टिंग्विश जो इसका सही वाला आंसर है। कीप अप योर मोरल, अपने हौसले बुलंद रखें, ऑप्शन है हमारे पास वेल्थ, फोर्टिट्यूड और वॉइस। तो ऑप्शन हमारे पास बी ठीक है, फोर्टिट्यूड। कुछ स्टूडेंट्स के एडिशन का फ़र्क है, तो आपका जो थर्ड MCQ है उसमें एक ऑप्शन होगा फोर्टिट्यूड की जगह पे सेल्फ एस्टीम का, ठीक है। तो आपने सेल्फ एस्टीम वाला ऑप्शन जो है वो ठीक कर लेना है, ठीक है। फिर है फोर्थ MCQ हमारा, डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से खौफजदा ना हो। अफ्रेड का मतलब होता है खौफजदा होना। तो ऑप्शन हमारे पास जो ठीक है अटेंडेड टू, स्केयर्ड, स्क्वेयर्ड अप, बी ऑप्शन ठीक है, जिसका मतलब है खौफजदा होना, डरना। फिफ्थ हमारा MCQ है, वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम। फेस सामना करना, हमें पाकिस्तान और इस्लाम की इज़्ज़त बचाने के लिए बहादुरी से इसका सामना करना चाहिए। तो फेस का मतलब सामना है। ऑप्शन देखें रिपेयर, कोप विद, करेक्ट। तो कोप विद सामना करना, बी ऑप्शन हमारे पास जो है वो इसका ठीक है, ठीक है। ग्लॉसरी और हमने जो है वो MCQs वोकैबुलरी से रिलेटेड किए हैं, इसके साथ साथ रीडिंग ट्रांसलेशन को किया है हमने। जो आपके वोकैबुलरी के MCQs और ग्लॉसरी है उसको आपने बुक पे ही सॉल्व कर लिया है और इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो रीडिंग ट्रांसलेशन है आपको पता है आपने ट्रांसलेशन जो है वो लिखनी होती है अपनी नोटबुक में, रजिस्टर में, जो कि जैसे ही आप इंशाल्लाह स्कूल वापस आएंगे तो आपकी जो समर वेकेशन होमवर्क है चेक होगा, तो ट्रांसलेशन आपकी बेटा डेट वाइज चैप्टर की होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम जो है वो ग्रामर एंड कंपोजिशन से कर रहे थे काम अपना। ग्रामर एंड कंपोजिशन से हम कंप्रीहेंशन पैसेजेस कर रहे थे। अनसॉल्व्ड कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर 14 आज हमने करना है। ये आपका जो कंप्रीहेंशन पैसेज है ये जो है वो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स है। अ प्रोफेशनल प्लेयर इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एन एमेच्योर। प्रोफेशनल प्लेयर जिसका मतलब होता है पेशावर खिलाड़ी, और एमेच्योर नॉन प्रोफेशनल प्लेयर जिसका मतलब होता है शौकीन खिलाड़ी जो कि शौक के तौर पे खेलते हैं, ठीक है। एक पेशावर खिलाड़ी एक शौकीन खिलाड़ी से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हिज मेन एम इज़ टू मेक मनी, उसका बुनियादी मकसद रुपया कमाना या पैसा कमाना होता है। ही प्लेज द गेम टू अर्न मनी और टू अर्न अ नेम, वो रुपया कमाने और शोहरत हासिल करने के लिए खेलता है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ द एमेच्योर प्लेयर हैज़ नो सच एम, जबकि जो शौकीन खिलाड़ी होता है उसके सामने ऐसा कोई मकसद नहीं होता। ही प्लेज, वो खेलता है, बिकॉज ही गेट्स प्लेयर इन प्लेइंग, क्योंकि उसे खेलने से खुशी मिलती है। गेम्स नॉट ओनली गिव हिम रिक्रिएशन बट ऑल्सो फिजिकल एक्सरसाइज, खेलों से इसे ना सिर्फ तफरी मिलती है बल्कि जिस्मानी वर्जिश भी हो जाती है। ही इंजॉयज गुड हेल्थ एंड साउंड फिजिक, वो अच्छी सेहत से लुत्फ उठाता है और जिसामत से। ही प्लेज द गेम एज ही शुड, वो खेल खेलता है जैसा कि इसे खेलना चाहिए। ही ऑब्जर्व्स ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गेम, वो जो खेले हैं उनकी
तमाम क़वाइद व ज़वाबित की पासदारी करता है, यानी उनको फॉलो करता है। द एमेच्योर प्लेयर प्लेज ऑनेस्टली, जो शौकीन खिलाड़ी होता है वो दयानतदारी से खेलता है। ही बिकम्स अ डिसिप्लिन्ड जेंटलमैन एंड अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, वो मुनज़्ज़म इंसान और ज़िम्मेदार शहरी बन जाता है। ही एक्सेप्ट डिफीट बट डज़ नॉट रिजोर्ट टू चीटिंग और अदर अनफेयर मीन्स टू विन, वो शिकस्त तस्लीम करता है लेकिन जीतने के लिए धोखेबाजी या दूसरे नाजायज़ ज़राए इख्तियार नहीं करता। इफ़ ही विन्स, अगर वो खेल जो है वो जीत जाए, ही फील्स हैप्पी, तो वो खुश होता है। बट ही इज़ नॉट सैड एट लूजिंग वन, लेकिन खेल पर वो अफसुर्दा नहीं होता, यानी हारने पर वो अफसुर्दा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोफेशनल प्लेयर, जो एक पेशावर खिलाड़ी है उससे क्या मुराद है। प्रोफेशनल प्लेयर मीन्स अ प्लेयर हु प्लेज टू अर्न मनी और टू विन नेम। पेशावर खिलाड़ी जो है उसका मतलब होता है ऐसा खिलाड़ी जो कि पैसे के लिए और नाम कमाने के लिए खेले। विद वट एम डज ही प्ले, वो किस लिए, किस मकसद के लिए खेलता है। ही प्लेज अ गेम टू अर्न मनी, वो पैसा कमाने के लिए खेलता है। वट मेक्स एन एमेच्योर प्लेयर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, क्या चीज़ जो है वो एक शौकीन खिलाड़ी को रिस्पॉन्सिबल यानी ज़िम्मेदार शहरी बना देती है। ऑब्जर्वेंस ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गेम्स एंड ऑनेस्टी मेक द एमेच्योर प्लेयर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, तमाम जो कवायद व ज़वाबित हैं उनकी पासदारी खेलों में और दयानतदारी जो है वो शौकीन खिलाड़ी को एक ज़िम्मेदार शहरी बना देती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप डज अ प्रोफेशनल प्लेयर लैक, के क्या जो है वो खूबियाँ उनकी कमी होती है किसी भी जो प्रोफेशनल प्लेयर यानी पेशावर खिलाड़ी में। प्रोफेशनल प्लेयर लैक्स द क्वालिटीज़ ऑफ ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप लाइक गेटिंग प्लेयर एंड रिक्रिएशन इन प्लेइंग। जो एक पेशावर प्रोफेशनल प्लेयर है उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो प्रोफेशनल प्लेयर में जो खूबियाँ जिनकी कमी होती है स्पोर्ट्समैनशिप में कि उसको खुशी नहीं मिलती और उसको खेलने से जो है वो तफरी नहीं मिलती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हाउ डज एन एमेच्योर डिफर फ्रॉम अ प्रोफेशनल प्लेयर, किस तरह से उसका फ़र्क होता है, किन चीज़ों में मुख्तलिफ होता है शौकीन खिलाड़ी। एन एमेच्योर प्लेयर डिफर्स फ्रॉम अ प्रोफेशनल प्लेयर बिकॉज ही प्लेज टू गेट प्लेयर एंड फॉर अर्निंग मनी। पेशावर खिलाड़ी के बरक्स एक शौकीन खिलाड़ी जो है वो दयानतदारी से खेलता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हाउ डज़ द एमेच्योर टेक हिज डिफीट, वो अपनी शिकस्त को किस तरह से शौकीन खिलाड़ी लेते हैं। एन एमेच्योर प्लेयर एक्सेप्ट हिज डिफीट हैप्पीली, वो अपनी शिकस्त को खुशी खुशी तस्लीम करते हैं। ही डज़ नॉट यूज़ अनफेयर मीन्स टू विन, वो जीतने के लिए नाजायज़ ज़राए का इस्तेमाल नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, हु प्लेज द गेम फॉर द सेक ऑफ गेम, खेल की खातर जो है वो कौन खेलते हैं। एन एमेच्योर प्लेयर प्लेज द गेम फॉर द सेक ऑफ गेम, जो एक शौकीन खिलाड़ी होता है वही सिर्फ खेल की खातर खेलता है, यानी पैसा कमाने के लिए और नाम कमाने के लिए वो नहीं खेलता, उसका मकसद सिर्फ जो है वो खुशी और रिक्रिएशन होता है। डायरी बेटा देखें अपनी नोटबुक में या डायरी में इसको नोट डाउन कर लें। रीडिंग ट्रांसलेशन हमने की है यूनिट नंबर 6 की, जिसको आपने अपनी ट्रांसलेशन को नोटबुक में लिखना है। अच्छी राइटिंग में ग्लॉसरी और MCQs को अपनी बुक पे आपने सॉल्व किया है, इसको आपने याद करना है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। MCQs के हवाले से तैयारी करनी है इसकी। फिर इसके साथ साथ ग्रामर का हमने काम किया है, कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर 14 अनसॉल्व, इसके आंसर क्वेश्चन आपने जो है वो अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।